So, hello everybody, welcome to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, ये उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो नीट 2025 का एग्जाम देंगे। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपना नीट यूजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग नीट 2025 के अंदर आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, अगर आप अब से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो हम उसकी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। हम लोग बुक्स की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के साथ ही हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे आ सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आप हर सब्जेक्ट के अंदर ले सके। एंड इसके अलावा हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए या किस तरीके से आपको जो है अपना शेड्यूल रखना चाहिए ताकि आप जो है अपना 11th 12th का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट भी कर सकें और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। पर ये वीडियो ड्रॉपर्स जो है ना, जो ड्रॉपर्स हैं जिनका या तो किसी रीजन से इस साल एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या वो बच्चे जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया ही नहीं है वो नेक्स्ट ईयर देंगे प्रिपरेशन करने के बाद, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक्स जो रहेंगी वो सेम रहेंगी ऑलमोस्ट और जो स्ट्रैटेजी भी रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, ज्यादा चेंजेस भी उसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारी बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो नीट 2025 का एग्जाम होता है, हर साल जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो कंडक्ट करवाता है एनटीए। एनटीए क्या है? एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो हर साल नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और नीट का एग्जाम हर साल जो कंडक्ट करवाया जाता है वो कंडक्ट करवाया जाता है ऑन फर्स्ट संडे ऑफ मई। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द कोविड टाइम जब एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा था, उसके अलावा हर साल जो नीट का एग्जाम होता है वो मई के फर्स्ट संडे को होता है ना, यानी कि जो फर्स्ट वीक का जो संडे होता है उस पे आपका नीट का एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे इस साल का जो एग्जाम था वो कब था? वो था 5 मई 2024 को। ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होगा दैट विल बी ऑन 4 मई 2025। यानी कि जिन भी बच्चों को नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है उनको याद रखना है कि अभी उनके पास में कितने दिन पड़े हैं, अराउंड 11 महीने एंड अप्रोक्सीमेटली 20 डेज आप लोगों के पास अभी भी है। ठीक है, तो अगर आप अब से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से भी अगर मैं बोलूँ, है ना, अगर आप जीरो लेवल से भी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा या हमारी 11th बिल्कुल वेस्ट हो गई या हमने ड्रॉप लिया है, हम लोगों का एग्जाम इस साल अच्छा नहीं हुआ, तो क्या फिर भी हम लोग नीट क्रैक कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। ठीक है, आप कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू नीड इज यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए एंड अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो आप आज से भी अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं, अगर जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप अब से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर जो है नीट 2025 के अंदर क्या कर लेंगे, अपना जो है ले लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना, सबसे पहले बात ये आती है कि अगर वो बच्चे जो अभी क्लास 12th के अंदर है ना, जो बच्चे अभी क्लास 12th के अंदर हैं उनकी अगर बात करें तो उनको इस साल बोर्ड्स तो देने ही है। ठीक है, यानी कि उनको बोर्ड्स के अंदर तो अच्छे मार्क्स लेके ही आने हैं, बट इसके अलावा उनको नीट के अंदर भी अच्छा स्कोर चाहिए, है ना। तो नीट के अंदर और बोर्ड्स के अंदर, दोनों के अंदर अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए जरूरी है, बोर्ड्स के लिए क्या जरूरी है कि आपके 12th के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, है ना। 12th के बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो। और नीट के लिए क्या जरूरी है कि आपकी 11th और 12th दोनों की ही जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो 12th और 11th की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत
स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकेंगे, नीट 2025 को आप क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें नीट के 12th क्लास के पोर्शन की, ठीक है, नीट के 12th क्लास के पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपकी रहने वाली है। ठीक है, अगर आप उसको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है, एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लें, और साथ में जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस है ना, नीट के पीवाईक्यूज वगैरह अगर आप लगाएं, एग्जाम्पलर से अगर आप क्वेश्चंस करें, ठीक है, और एक कोई अच्छी सी गाइड, ठीक है, एक अच्छी सी गाइड हर सब्जेक्ट की, तीनों सब्जेक्ट की अगर एक एक, एक गाइड आप ले लें, और इन सब चीजों को अगर आप करें, ठीक है, कितने रिसोर्सेज हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, इन्हीं चीजों को अगर आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो आप अपने 12th वाले पोर्शन को तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, है ना, 12th के बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए तो आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए अपनी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा 10 इयर्स, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशंस की आप लास्ट में 10 इयर्स ले सकते हैं, और उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, एंड इसके अलावा एग्जाम्पलर। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये तो आपको दोनों ही के लिए ही चाहिए, है ना, यानी कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर तो आपकी यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा एटलीस्ट एक गाइड आपको जरूर लेनी है, और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। ठीक है, ये बात हमने की 12th क्लास की। अब ठीक है, हम लोग 12th तो कर लेंगे, बट 11th के लिए अगर बात की जाए, 11th के लिए तो आपको 11th का भी तो रिवीजन करना है साथ में, है ना, 11th का आपको रिवीजन भी करना है। या मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने 11th में, जिसके बेसिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 11th पूरा दोबारा से करना पड़ेगा। या फिर जो बच्चे ड्रॉपर्स है ना, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो 11th और 12th का फुल सिलेबस जो है वो दोबारा से करें, है ना, फुल सिलेबस वो दोबारा से करें, और उसके बाद में वो क्या कर सके, उसके बाद में दे नीड टू डू रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और इसके अलावा जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है, एंड साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए जो इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं सिलेबस कंप्लीशन की, तो अगर बात की जाए 12th क्लास के पोर्शन की, है ना, अगर मैं बात करूं 12th के पोर्शन की, तो 12th का जो पोर्शन आपका है वो आप जिस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहने दीजिए, है ना, यानी कि जो जो चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं उनको आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, उनको आप सबसे पहले बेसिक बुक यानी कि अपनी एनसीईआरटी से कवर कीजिए, साथ में एग्जाम्पलर से कीजिए, उसके क्वेश्चन साथ ही आप नीट के लेवल के अच्छी गाइड में से, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गाइड आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी सी बुक में से आप उसके क्वेश्चंस कीजिए, आप नीट के क्वेश्चंस उसके लिए कीजिए, तो 12th का पोर्शन आपका साथ साथ जो है उस तरीके से कवर होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 11th के पोर्शन की, ठीक है, अब 11th का जो पोर्शन, क्योंकि अब आपको 2 साल का सिलेबस 1 साल के अंदर कवर करना है, ठीक है, चाहे फिर ड्रॉपर्स है या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स है, तो उनको जो है 12th और 11th का जो पोर्शन है वो साथ में लेके चलना पड़ेगा, है ना, यानी कि 11th और 12th का जो पोर्शन है वो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मान लो कि आपने जो है, आप अभी 12th क्लास का जो पोर्शन कर रहे हो, है ना, लेट से आपने अभी रिप्रोडक्शन यूनिट कर रहे हो, बायोलॉजी की मैं अगर बात करूं, तो मान लो आप जो है बायोलॉजी के अंदर आपने अभी रिप्रोडक्शन यूनिट आपका चल रहा है स्कूल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन यूनिट का जैसे जैसे आप चैप्टर कर रहे हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स आपने पढ़ा,
उसके बाद उसके नीट के पीवाईक्यूज एग्जाम प्लस ट्राई कीजिए और कुछ क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हो, आप 11th के जो है फर्स्ट यूनिट उठा सकते हो। जैसे 11th की जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है, डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है लिविंग वर्ल्ड और जो आपका प्लांट किंगडम या फिर आपका एनिमल किंगडम है ना, जो आपके चारों चैप्टर्स हैं वो है, ठीक है। तो आप इन दोनों यूनिट्स को साथ में कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम इसको दीजिए, फिर आप अपने वीकेंड्स वगैरह पे इसको टाइम दे सकते हैं। जैसे जून के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जून के अंदर आपके स्कूल्स ऑफ होंगे, तो तब आप 11th का भी एक मेजर पोर्शन जो है, मेजर चंक जो है आप 11th का तब कवर कर सकते हैं, चाहे फिर वो फिजिक्स का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है या फिर वो बायो का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड यू नीड टू कवर योर सिलेबस टिल दिसंबर, ठीक है। मिड दिसंबर तक कोशिश कीजिए कि आप अपना जो सिलेबस है वो कवर कर ले, ठीक है। वैसे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं 11th और 12th की बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगी, उन बच्चों के लिए भी जो सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो अभी अपने कॉम्पिटिटिव नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो जो वीडियोस आएंगी वो सभी बच्चों के लिए इक्वली यूजफुल होगी, ठीक है। तो उन वीडियो से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं एंड मेरी भी कोशिश रहेगी कि मिड दिसंबर तक मैं जो है सारा सिलेबस जो है कवर करवा दूं, ठीक है। आपको एटलीस्ट अपना जो सिलेबस है वो मिड दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अगर मैं 12th क्लास वाले बच्चों की बात करूं, है ना, अब अगर मैं बात कर रही हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स की और इधर मैं बात कर रही हूँ ड्रॉपर्स की। अब ड्रॉपर्स के पास में कोई जो है उनके पास में ऐसे नहीं है ना कि उनके प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे, बट 12th वालों के प्री बोर्ड्स होंगे। जब यहाँ पर आपके जनवरी के अंदर है ना, दिसंबर से लेके जो जनवरी का जो मंथ रहने वाला है उसके अंदर जब आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, है ना, जब आपके प्री बोर्ड्स जब आपके चल रहे होंगे, तो उस टाइम के अंदर आपको जो है अपना 12th का जो पोर्शन है ना, दिसंबर और जनवरी के अंदर 12th का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करिए एंड जैन फेब के अंदर, ठीक है, मिड फेब तक, ठीक है, मिड फेब तक आप एक बार दोबारा से अपना 11th का पोर्शन जो है वो रिवाइज कर लो, ठीक है। यानी कि पहले आप प्री बोर्ड्स तक क्या कर लो, 12th का पोर्शन अच्छे से कवर कर लो। प्री बोर्ड्स के लिए आपका 12th का पोर्शन कवर हो जाएगा, सीबीएसई के लिए तो प्रिपरेशन हो ही जाएगी और नीट के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद प्री बोर्ड्स देने से लेके अराउंड 15 और 10th फरवरी तक आप दोबारा से अपना 11th का पोर्शन उठाइए एंड उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है, उसका रिवीजन कीजिए। पर अगर मैं ड्रॉपर्स की बात करूं, तो ड्रॉपर्स क्या कर सकते हैं, जैसे ही उनका सिलेबस कंप्लीट हो, अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना जो सिलेबस है वो 31 दिसंबर तक भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। 31 दिसंबर तक आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद जनवरी में आप 1 मंथ पूरा लगाइए ताकि आप 11th 12th को दोबारा अच्छे से रिवाइज कर सके। फेब्रवरी के अंदर एटलीस्ट 2 रिवीजन आप कीजिए, ठीक है, कम से कम 2 रिवीजन फेब्रवरी को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आप अपना जो है ना सारा सिलेबस कम से कम 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। और उसके बाद मार्च और अप्रैल के अंदर जितना रिवीजन आपसे हो सक रहा है वो कीजिए एंड मई के अंदर आपका फिर एग्जाम आपको देना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्लास 12th वाले बच्चों की, तो मार्च तक जो है आपका जो है एग्जाम चलेंगे, यानी मार्च में आपके बोर्ड्स होंगे, यहाँ तक आप क्या करेंगे, अपना 11th का पोर्शन भी कवर करेंगे। साइड बाय साइड मॉक जरूर देते रहिए, ठीक है, मॉक दीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक्स ये ड्रॉपर्स को भी करना है, ठीक है। हमें मैं बताऊंगी कि मॉक्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने की जो फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए आपकी वो कितनी रहनी चाहिए। बट इसके अलावा आपके पास में भी पूरा अप्रैल है, तो अप्रैल के अंदर आप अपना जो है दोबारा से अपना रिवीजन कर सकते हो और उसके बाद में पेपर्स लगाइए और उनका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। बट कुछ ही रिसोर्सेज को आपने कंसीडर करना है और उन्हीं रिसोर्सेज का मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, ठीक है, उन्हीं रिसोर्सेज का आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो बात करी, हम लोगों ने बात करी किस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप फिर ड्रॉपर हो
या फिर आप जो है अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अभी हमने बात करी कि आप लोग किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हो। अब मैं आपको पहले बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, उसके बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से या कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स देने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट उसकी बात करेंगे। तो चलो अब सबसे पहले अगर बात करें कि आपको जो है मॉक्स किस तरीके से देने चाहिए, मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अपना सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो, है ना, ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन, ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन आपको क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना चैप्टर कोई भी कंप्लीट कर रहे हो, आप उसके चैप्टर वाइज मॉक्स लगाइए, ठीक है, मॉक क्वेश्चन करो, और साथ में आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक क्वेश्चंस और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी मॉक टेस्ट आप दो और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और उनका एनालिसिस करो, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कुछ सालों के अंदर, और इसके अलावा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कब पता चल सकता है, जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तक आपने अपने चैप्टर वाइज तो मॉक्स लगाने ही है, बट इसके अलावा कोशिश कीजिए कि एट लीस्ट, है ना, एट लीस्ट 15 डेज के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग के डेज में मैं नहीं बोलूंगी, यानी कि लेट से आप अभी आप मई के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी कि मई से अगस्त तक आप कोशिश कीजिए अपना एक मेजर चंक जो है सिलेबस का कंप्लीट कर ले। सितंबर से लेके ये जो दिसंबर तक का टाइम है ना, इसके अंदर आप कोशिश कीजिए। अच्छा, इस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट वन मॉक, है ना, एटलीस्ट वन मॉक एवरी मंथ आप कोशिश करो कि आप जरूर लगाओ, ठीक है। मॉक लगाओ या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, मॉक सॉल्व कर सकते हो, प्लस उसका एनालिसिस, ठीक है। पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरे को मेरा कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है जिसपे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप टेस्ट देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप सितंबर के अंदर एंटर करते हैं, तो एटलीस्ट 15 डेज के अंदर आप एक मॉक जरूर दो, ठीक है। एक मॉक पेपर आप जरूर लगाओ, ठीक है। और ये जो आपको लगाना है, ये आपको फुल लेंथ लगाना है। चैप्टर वाइज तो आप कर ही रहे हो, है ना, ये आपको लगाना है फुल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास में एटलीस्ट एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी जरूर होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, और एक फुल लेंथ पेपर्स की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। वो आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, ठीक है। बाकी और बुक्स के बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, है ना, अब अगर मैं बात करूं जनवरी से लेके अप्रैल तक की, ठीक है, जनवरी से लेके अप्रैल तक की, तो कम से कम, या जनवरी से लेके अगर हम मार्च तक की बात करें, है ना, अगर मार्च तक की बात की जाए, तो कोशिश करो कि आप वीकली मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। वीकली पेपर सॉल्व आप जरूर करो, ठीक है। क्योंकि वीकली पेपर जब आप सॉल्व करोगे, तो आप जितने ज्यादा, अभी आप जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक आएंगे, तो जितने ज्यादा आप पेपर्स लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए वो चीज बेनिफिशियल होगी, ठीक है। उतना ही ज्यादा आपको जो है पेपर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, ठीक है। और आपका माइंड जो है वो और फास्ट वे में क्या करना स्टार्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा। एंड कोशिश करो ये जो आप करें ना, ये उसी टाइम पे करें जिस टाइम पे आपका नीट का एग्जाम होना है, ताकि आपको जो है ना एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट मिल सके, ठीक है। ताकि आपको क्या हो सके, एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जो है आपको मिल सके, ठीक है। तो मॉक टेस्ट तो लगाने बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट लगाने
इन द एंड आपको पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पेपर आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने अच्छे आप जो है अपने मार्क्स ला सकते हैं। बट ऐसा नहीं है पेपर लगाते जा रहे हो और एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो एनालिसिस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर जो है आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं या फिर मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। या फिर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लेसर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप क्या करेंगे, पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और रिवीजन तो आपको कंटिन्यूअसली करती रहनी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी कि कौन कौन से तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, किस किस तरीके से आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और किस किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। अब बात आती है रिसोर्सेज की, है ना। बुक्स एंड रिसोर्सेज, यानी कि ठीक है हमें पता चल गया पढ़ना कैसे है, पर पढ़ना है कहाँ से, है ना। पढ़ना है कहाँ से वो भी तो जरूरी है ना जानना। तो देखो आपको कुछ मेजर बुक्स चाहिए, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, एनसीईआरटी आपके पास होना बहुत जरूरी है, लेटेस्ट एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग नई एनसीईआरटीज लेना ही प्रेफर करें। यानी कि जो एनसीईआरटीज अभी 2024 2025 वाली है, या जो बच्चे अभी ड्रॉपर्स है उनके पास में हो सकता है 2023 24 वाली भी हो, तो ये दोनों ही एनसीईआरटीज, इन दोनों एडिशंस की एनसीईआरटीज ही जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। इन दोनों ही एडिशंस की एनसीईआरटी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये तो आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दीज आर द मेजर बुक्स, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। जिनको लग रहा होगा कि फिजिक्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिजिक्स के अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें एनसीईआरटी के, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपनी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरी बुक पे आप लोग मत जाइएगा। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है एंड तब आपको किसी बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है तो वो आप कर सकते हो। बट एनसीईआरटी से पहले आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं, अपनी एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई भी बुक नहीं है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजी जो है ना उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके लिए, या फिर अगर ऑर्गेनिक की भी बात करें तो उसके लिए भी जो आपकी एनसीईआरटी है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी एनसीईआरटी बुक्स की, ठीक है। यानी एनसीईआरटी बुक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो आपको चाहिए, है ना, नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो है आपके एग्जाम्पलर्स, ठीक है। यानी कि आपने, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। ये भी आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए ही आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खरीदनी है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो, या फिर जो आपके असर्शन रीजनिंग होते हैं, तो ये सभी फॉर्मेट के जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आपने एग्जाम्पलर के बहुत अच्छे से सॉल्व करना है एंड मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स उनका रिवीजन करना है, सॉल्व करके उनको अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो यानी पहली बुक कौन सी होगी, पहली बुक हो गई आपकी एनसीईआरटी, दूसरी हो गई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट जो आपके आते हैं दैट इज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आपको एक अच्छी सी बुक लेनी है, ठीक है, जिसके अंदर आप कम से कम जो है मैं आपको बोलूंगी 10 to 15 ईयर्स, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के आप पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए, एक्सक्लूडिंग द टॉपिक, जो टॉपिक्स जो है आपके नीट के सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि इस साल भी क्या है, बहुत सारे जो टॉपिक्स थे आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज के अंदर उनको क्या कर दिया गया था, नीट 2024 के सिलेबस के अंदर से डिलीट कर दिया गया था। ऑल द 12th के जो चैप्टर्स डिलीट हुए थे वो सीयूईटी के अंदर पूछे गए, पर नीट के अंदर उनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए एंड उन चैप्टर्स को सिलेबस के अंदर भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को छोड़ के आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स के,
ठीक है, और ये तो आपको चाहिए ही है, ठीक है। ये आपके है फुल लेंथ पेपर के लिए, ठीक है, ये आपकी बात मैं कर रही हूँ फुल लेंथ पेपर के लिए, ठीक है, ये बात हो गई फुल लेंथ पेपर के लिए। इसके अलावा एक बुक जो है आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी बुक आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए लेनी, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग बुक लेनी है। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो आप वैसे तो कोई भी पब्लिकेशन की उठा सकते हो, पर दिशा पब्लिकेशन की बुक जो है काफी अच्छी है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी बुक्स मैं आपको बताऊंगी इन सभी के जो लिंक्स है मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इन सभी बुक्स के लिंक आपको दे दूंगी। तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप ऑफलाइन भी इनको परचेज करना चाहते हैं किसी बुक स्टोर से तो आप वैसे भी परचेज कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो दिशा का जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक है वो काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा जो एमटीजी का है, एमटीजी का जो चैप्टर वाइज जो फुल लेंथ है वो भी काफी अच्छा है, और जो चैप्टर वाइज है वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जो चैप्टर वाइज जो है एमटीजी का जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो आप उनसे क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज के लिए आप एमटीजी की बुक को प्रेफर कर सकते हो। एंड क्योंकि मैं देखो एमटीजी की क्यों बोल रही हूँ, एक अरिहंत की भी बुक आती है ना, अरिहंत की भी जो चैप्टर वाइज आती है बट उसके अंदर टॉपिक्स डिवाइडेड नहीं होते। अरे एमटी के अंदर जो है आपको सब टॉपिक्स के अंदर भी डिवाइडेड होते हैं, उसी हिसाब से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है, उस हिसाब से आपकी जो है एमटीजी की जो बुक है वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी वैसे आपको ठीक लगे आप वो प्रेफर कर सकते हो। बट एमटीजी और अरिहंत ये काफी अच्छी बुक्स हैं, और फुल लेंथ के लिए आप दिशा या एमटीजी की प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर एक्स्ट्रा बुक्स की बात करूं ना, एक्स्ट्रा बुक्स की अब अगर मैं बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा बुक्स या फिर गाइड की, ठीक है। अभी अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो अभी किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड है, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अगर वो कोचिंग के अंदर एनरोल्ड है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग सिर्फ अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर वो बच्चे जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोचिंग मॉड्यूल्स तो मैं कर लूंगी उसके अलावा भी कोई और बुक चाहिए, या फिर अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तब आपको कोई बुक चाहिए, तो फिजिक्स के लिए आई वुड से डीसी पांडे इज द बेस्ट बुक, ठीक है। जो डीसी पांडे की बुक है, दिस इज द बेस्ट बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 11th के लिए और वॉल्यूम 2 12th के लिए। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है, अगर आप इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा जो है आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इसी के अंदर आपको एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स तो मिलेंगे, ठीक है। तो डीसी पांडे की बुक जो है, आप फिजिक्स के लिए अगर आपको गाइड लेनी है तो आई वुड से डीसी पांडे इज द बेस्ट गाइड, ठीक है। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री और बायो की बात की जाए, ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायो के लिए मुझे लगता है एमटीजी की जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आती है, ठीक है, जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स की जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है, ठीक है, वो एक काफी अच्छी बुक है टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इसके अंदर भी आपको अपने एग्जाम्पल्स वगैरह पहले से ही देखने को मिल जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पलर भी अलग से बाय नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायो के लिए आई वुड से एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स इज द बेस्ट बुक। एंड फिजिक्स के लिए डीसी पांडे, ठीक है, फिजिक्स के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एमटीजी लीजिए, फिजिक्स के लिए आई वुड से कि डीसी पांडे इज अ वेरी गुड बुक, एंड यू शुड प्रेफर to solve MCQs from this book, ठीक है, if you are preparing for NEET examination, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका सिलेबस कंप्लीशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, बुक्स और रिसोर्सेज आपके पास में कौन कौन से होने चाहिए, एंड इसके अलावा आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, वो सारी बात हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर की। अच्छा, लास्ट में अगर मैं बात करूं वीडियो रिसोर्सेज की, है ना, वीडियो रिसोर्सेज के लिए अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड है तो आई वुड से आप उन्हीं के लेक्चर फॉलो कीजिए, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी कि आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है, या जिस भी टीचर से आप अभी पढ़ रहे हैं आप उस टीचर को फॉलो कीजिए, ठीक है। इट्स बेटर टू रीड वन बुक 10 times rather than reading 100 books 1 times, ठीक है, या फिर rather than reading 10 books 1 time, ठीक है। तो यही हाल है जो अगर आप वीडियो रिसोर्सेज की भी बात करें तो मान लो आप
अलग अलग वीडियोस देखे जा रहे हो सेम चैप्टर के लिए, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। जस्ट रिलाई ऑन अ सिंगल टीचर एंड फिर आप उसी कोर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, या फिर उसी आप क्या है सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। ऐसे अलग अलग भटकने से कुछ नहीं होता, ठीक है। रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स, पुट योर फोकस ऑन अ सिंगल थिंग, ठीक है। तो आप एक ही जगह पे एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर आप फोकस कीजिए एंड उसी से ही आप ट्राई कीजिए कि आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें या फिर उन्हीं वीडियो लेक्चर्स को आप फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही जो है आपकी एनसीईआरटी को तो डिटेल में कवर करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी सीयूईटी के लिए भी मैंने एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज चलाई थी। अभी नीट के लिए जो है, नीट और सीबीएसई, नीट सीबीएसई और हाँ इसके अलावा सीयूईटी के लिए भी अभी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 11th और 12th के बायोलॉजी के लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। 11th और 12th के बायोलॉजी के लेक्चर्स में इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चैप्टर वाइज करके डालूंगी। एंड इसके अलावा जो है हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं नीट के अंदर, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। एंड आई वुड जस्ट से कि बार बार स्ट्रैटेजी इस वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बार बार स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। आप लोग कोशिश कीजिए कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए एंड उसके बाद में उसी के ऊपर आप जो है रिलाई कीजिए, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।